हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। इससे पहले हम जो ग्रीक ड्रामेटिस्ट थे एंशियंट टाइम के एस्किलिस, सोफोक्लिस और यूरिपिडीज को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे सोक्रेट्स के बारे में। तो सोक्रेट्स का बर्थ हुआ था 470 बीसी में और डेथ हुई थी 399 बीसी में। ये ग्रीक फिलोसोफर थे एथेंस से, और इनको वेस्टर्न फिलोसफी का फाउंडर माना जाता है। द फर्स्ट मोरल फिलोसफर ऑफ द एथिकल ट्रेडिशन ऑफ थॉट। सोक्रेट्स का खुद का कोई भी लिखा हुआ वर्क नहीं है, इन्होंने अपना हाथ से मतलब एक तरह से ऑथर्ड, ये किसी भी वर्क के ऑथर नहीं है। इनके जो स्टूडेंट थे प्लेटो, जेनोफोन, उनके जो वर्क है उनसे इनके बारे में पता चलता है, इनकी आइडियोलॉजी के बारे में, इनके डायलॉग्स जिनको सोक्रेटिक डायलॉग बोलते हैं, इनके वर्क में रिफ्लेक्शन दिखता है कि सोक्रेट्स क्या थे, उनकी क्या आइडियोलॉजी थी, क्या उनकी फ़िलोसफी थी। इनकी जो वेस्टर्न फ़िलोसफी है, जिसको वेस्टर्न फ़िलोसफी के फाउंडर इनको माना जाता है, वो इनके स्टूडेंट के वर्क से ही पता चलता है। सोक्रेट्स वाज अ वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एंड कंट्रोवर्शियल फिगर इन हिज नेटिव एथेंस। तो उस एक राइटर थे एरिस्टोफेन। एरिस्टोफेन का वर्क था द क्लाउड्स। क्लाउड्स में जो उन्होंने प्रोड्यूस किया था 423 में। तो उन्होंने उसमें सोक्रेट्स को मॉक किया था एक तरह से। और एपिस्टेमोलॉजी, जिनको हिंदी में ज्ञान मीमांसा कहते हैं, उस फील्ड में इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। एक तरह से नॉलेज थ्योरीज, इसी के बारे में है ये वर्क एपिस्टेमोलॉजी। तो इनका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा माना जाता है एपिस्टेमोलॉजी में। उसके बाद हम बात करेंगे ओविड। ओविड थे, इनका बर्थ हुआ था 43 बीसी में, डेथ हुई थी 17 एडी में। इनका पूरा नाम क्या था? पेब्लियस ओविडियस नासो, नोन एज ओविड। तो इटली में इनका जन्म हुआ था। और ये एक तरह से वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोइट इन वेस्टर्न लिटरेरी ट्रेडिशन के माने जाते हैं। रोमन पोइट है, और जो उस टाइम किंग अगस्तस थे उनकी रेन में इनका टाइम पीरियड था, अगस्तस के टाइम पीरियड में। तो ओविड है, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट वर्क लिखे हैं। हेरोइन है एक इनका वर्क, द आर्ट ऑफ लव है इनका वर्क, लेकिन मोस्ट फेमस जो इनका वर्क है वो है मेटामॉर्फोसिस। तो उस टाइम के जो होमर और विर्जिल थे, होमर का इलियाड ओडेसी हो गया, विर्जिल का एनीड हो गया, उसी के साथ इसको भी एक मास्टरपीस माना जाता है मेटामॉर्फोसिस को, जो ओविड ने लिखा था। और ओविड ने अपनी लाइफ टाइम में बहुत पॉपुलैरिटी को एंजॉय किया था, लेकिन जो एम्परर अगस्तस थे उन्होंने इनको बैनिश कर दिया था इनके लास्ट के डेज में। ब्लैक सी एक जगह थी वहाँ पे, और ये अपनी डेथ तक वहीं रहे थे। 61 की एज में इनकी डेथ हो गई थी, एग्जाइल में ही, ब्लैक सी पोर्ट ऑफ टॉमी। तो इनको क्यों एग्जाइल किया था, इसका जो रीजन है वो एक तरह से अननोन है, किसी को भी नहीं पता है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट, इनका जो वर्क है मेटामॉर्फोसिस। ओविड की और भी किसी वर्क से क्वेश्चन नहीं आते हैं, मेटामॉर्फोसिस से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस पोएम है, वो 15 बुक्स में है, लैटिन में है, और हेक्सामीटर में लिखी हुई है, हेक्सामीटर वर्स में। तो द वर्क इज ए कलेक्शन ऑफ माइथोलॉजिकल एंड लेजेंडरी स्टोरीज। तो इनका जो भी सोर्स है वो एक तरह से ग्रीक माइथोलॉजी से ही लिया गया है। इनमें बहुत सारी स्टोरीज हैं, ऑलमोस्ट 200 के आसपास स्टोरीज हैं इसमें, जो ग्रीक माइथोलॉजी से ली गई हैं। और बाकी जो स्टोरीज ग्रीक माइथोलॉजी से रिलेटेड नहीं है वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, जैसे कैसे वर्ल्ड का क्रिएशन हुआ था, और ओविड की डेथ तक का, उसमें ओविड के लाइफ टाइम तक स्टोरीज चलती हैं कि क्रिएशन कैसे हुआ था, क्या क्या चेंज चलता है। इनका जो वर्क है मेटामॉर्फोसिस, उसका मतलब ये जो टाइटल है मेटामॉर्फोसिस, उसका मीनिंग है ट्रांसफॉर्मेशन एक तरह से। तो ये मानते हैं, इनकी जो वर्क की मेजर थीम ही ट्रांसफॉर्मेशन थी थ्रू आउट द वर्क। मैनी ऑफ द स्टोरीज इन मेटामॉर्फोसिस आर इंस्पायर्ड आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इवेंट्स। वन एग्जाम्पल इज अ सेक्शन कॉल्ड द एजेस ऑफ मैनकाइंड। तो इनमें 4 एज के बारे में बताया, गोल्डन एज, सिल्वर एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज। तो वर्क का नाम है एजेस ऑफ मैनकाइंड। तो इनमें से जो फर्स्ट 2 एज हैं, गोल्डन एज और सिल्वर एज, उनकी उसमें बताया कि जो गॉड गॉड डायरेक्टली रूल ओवर द वर्ल्ड एंड टीच ह्यूमैनिटी एग्रीकल्चर एंड आर्किटेक्चर। जो जुपिटर है वो इसमें लास्ट में क्या होता है कि जुपिटर एक तरह से सीजन्स क्रिएट करते हैं, विंटर, समर, स्प्रिंग, जो भी सीजन्स होते हैं वो जुपिटर क्रिएट करते हैं। तो ब्रॉन्ज एज है, उसमें क्या आता है कि बिगनिंग ऑफ वारफेयर, एक तरह से इसमें वार शुरू हो जाते हैं। जो लास्ट आयरन एज है, आयरन एज में क्या होता था कि बाउंड्रीज बन जाती हैं और ज़्यादा वॉर होने लग जाते हैं। तो हिस्टोरियन एंड आर्कियोलॉजिस्ट स्टिल यूज़ द टर्म ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज, जो वार के दोनों में ही एक तरह से वार को ही बताया गया है, फॉर द पीरियड ऑफ ह्यूमन कल्चरल डेवलपमेंट। इसके बाद है पिंडार।
जो नेक्स्ट पोएट हैं। ये भी एंशियंट ग्रीक लिरिक पोएट हैं और उस टाइम के ग्रेट पोएट माने जाते हैं। पिंडार एक तरह से 522 से 443 BC, 522 बर्थ है, 443 डेथ है इनकी, बिफोर क्राइस्ट। इनके वर्क को 17 बुक्स में, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में एक तरह से डिवाइड किया गया है, लेकिन 44 कोरल विक्ट्री हैं, वो ही एक तरह से सरवाइव कर रही हैं इस टाइम में। तो कोरल विक्ट्री एक तरह से वहाँ पे फेस्टिवल्स होते थे, जो गेम्स होते थे, तो उसमें या विक्ट्री होती थी, वार में जो विक्ट्री होती थी, उसी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने सॉन्ग लिखे थे, उन्हीं को कोरल सॉन्ग बोलते हैं, जो विक्ट्री को एक तरह से एंजॉय करते थे, विक्ट्री के सेलिब्रेशन के लिए था फेस्टिवल में। His work often contain references to contemporary history, religion, Greek mythology। ये एक तरह से हर राइटर के वर्क में देखा जाता है कि वो उस टाइम का जो सोसाइटी थी, जो रिलीजन था, उसमें उस वर्क को देखा जाता है। हिंदी में एक लाइन बोलते हैं कि साहित्य ही समाज का दर्पण है। एक तरह से उस टाइम सोसाइटी में क्या हो रहा है वो उस राइटर के वर्क में ज़रूर रिफ्लेक्ट होगा। तो ये शायद सभी राइटर लिखते हैं अपने वर्क में जो सोसाइटी में चल रहा है, तो उस टाइम की हिस्ट्री क्या थी, रिलीजन क्या था, ग्रीक माइथोलॉजी, ये सब इनके वर्क में देखा जाता है। ही मास्टर्ड कोरल ओड्स, जो एक तरह से विक्ट्रीज को दिखाती है, और वो गेम थे वो क्या थे, ओलंपिक, इस्थीमेनियन, पाइथियन और निमेनियन गेम्स थे। इन गेम्स में जो जीतते थे उनकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए उनको ओड भी बोलते हैं। जैसे पिंडारी कोड है ना, पिंडारी कोड, पिंडार जो ये पोइट है इनके नाम पे ही पड़ा था। इनकी ओड्स होती है, इरेगुलर होती है, एक तरह से सॉन्ग की तरह होती है, विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए सॉन्ग गाए जाते हैं, या फिर गॉड के ऑनर में भी हो सकते हैं। पिंडारी कोड, दिस काइंड ऑफ ओड इज ऑल्सो नोन एज ग्रीक ओड, और ये ग्रीक पोएट पिंडार के नाम पर ही शुरू हुआ था इसका। तो इसमें क्या होता है, डांस होता है और कोरस ऑफ सिंगर्स होते हैं, और ये सॉन्ग एक तरह से इरेगुलर होते हैं लेंथ में, मतलब इनमें स्टेंजा कितने भी हो सकते हैं, इनकी जो लेंथ होती है वो इरेगुलर होती है, फिक्स नहीं होती है। मेट्रिकल पैटर्न और राइम, बट वर कंसिस्टेंटली मेड अप ऑफ 3 सेक्शन। 3 सेक्शन क्या होते हैं, स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी और इपोड। जो 16th या 17th सेंचुरी में ये जो अब्राहम कावली थे, इन्होंने पिंडारी कोड या इरेगुलर ओड है इनको बहुत पॉपुलराइज किया था, इस स्कीम को जो इनकी ओड में देखी जाती है। ये पिंडारी कोड गॉड के ऑनर के लिए, या फिर विक्ट्री जो रूलर की है या एथलीट की है उसको सेलिब्रेट करने के लिए गाई जाती थी। पिंडारी कोड हैज अ फिक्स्ड स्टेंजा स्ट्रक्चर और पैटर्न। तो स्टेंजा स्ट्रक्चर होती है वो फिक्स्ड होती है, लेकिन नंबर ऑफ स्टेंजा होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं, वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं। बट दे आर अरेंज्ड इन ग्रुप ऑफ 3, मतलब 3 स्टेंजा होंगे, वो 3 ग्रुप में होंगे, और उनको क्या बोलेंगे, ट्राइड। और ट्राइड का जो फर्स्ट स्टेंजा होगा उसको स्ट्रोफी बोलेंगे। स्ट्रोफी का मतलब एक तरह से होता है राइट टू लेफ्ट। जो कोरस या जो सॉन्ग है वो एक तरह से लोग राइट से गाते हुए लेफ्ट की तरफ निकल जाते हैं। जो दूसरा होगा स्टेंजा, उसमें क्या होगा, एंटीस्ट्रोफी। एंटीस्ट्रोफी का मतलब फिर वो रिटर्न एक तरह से वापस आते हैं। तो ये हो गया लेफ्ट टू राइट। और उसके बाद जो लास्ट है वो है थर्ड स्टेंजा, तो इसमें इसको इपोड बोलते हैं। और इपोड में क्या होता है, एक तरह से सर्कल में गाते हैं। तो पिंडार और पिंडारी कोड, ये टॉपिक भी कवर हो गया है। आज हमने कर लिया सोक्रेट्स, ओविड और पिंडार। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ like and subscribe the channel. Thank you for watching.